आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर देखिए, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और मेरी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलवाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न दूसरा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के कारण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। प्रश्न नंबर तीसरा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर ये तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की भावना कामना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो उत्तर देखिए, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, यानी तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। दूसरे का है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो इसका है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 5वां है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने इससे लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 6वें नंबर पर, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर देखिए, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। प्रश्न 7वां,
आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों को और ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? अब देखिए भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा की भावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। देखिए द्वंद्व समास हम आपको 6 क्लास से पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे द्वंद्व समास के उदाहरण मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो हमने आपको इसमें दिए हैं आप वही लिखिए, आप अपने से भी द्वंद्व समास के उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। और की जगह पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए 9वां है, पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय। जातिवाचक संज्ञा, बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। देखिए इन संज्ञाओं की परिभाषाएं बताने की मुझे तो नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको 6 क्लास से आपको समझाती आ रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है, वैसे मैं व्याकरण में इसको समझाऊंगी आपको। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, इसके शब्दार्थ में आपको कल जो वीडियो आएगा उसमें भेजेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में लिखकर तैयार करिए। धन्यवाद।